Hello students, today we will discuss aggregate demand and aggregate supply. Okay, let's start. Yes, aggregate demand. What is aggregate demand? First of all, this unit is very important. This unit contains near about 12 marks in the board examination. Okay, डिस्कस करते हैं बेटा एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं डिमांड क्या होता है। डिमांड क्या होता है? डिमांड जो होता है कि जो प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीदना चाहता है और वो उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है, कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय, इज कॉल्ड डिमांड। इसी तरह से पूरे ऑल ओवर इकोनॉमी में जो तीनों सेक्टर से जो हम या ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जो हमारी कंजप्शन हो रहा है, जो कंज्यूमर है खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, जो भी वो खर्च कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट पे वो खर्च कर रहे हैं, तो टोटल ऑफ दैट वैल्यू इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो हमारे तीनों सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तीनों सेक्टर्स के अंदर जो हमारा कंजप्शन हो रहा है या तीनों सेक्टर की जो टोटल है, हम उसको एग्रीगेट डिमांड भी कह सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स हैं। एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। पहला कंपोनेंट है प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। वो खर्चे जो एक घर को चलाने के लिए, जो एक हाउस होल्ड को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं, वो हम प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर हम उसको कंसिडर करते हैं, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। दूसरा कंपोनेंट आता है आई फॉर इन्वेस्टमेंट। आई फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या होता है? वो सारे खर्चे जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर, ओवरऑल इंडिया के अंदर जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, वो कैपिटल गुड्स को खरीदने में जो खर्च कर रही है, वो खर्च को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसके बाद तीसरा कंपोनेंट आता है जी, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो एक गवर्नमेंट अपने सारे खर्चों को सारे खर्च करती है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, जैसे कि पेंशन्स हो गई, सैलरीज हो गई, जो एक सरकार को चलाने के लिए जो एक खर्च आता है, जो भी वो रोड बना रही है, कंस्ट्रक्शन कर रही है, जो भी खर्चा गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, वो सारा के सारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसके बाद आता है बेटा नेट एक्सपोर्ट। क्या आता है? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट तो आप समझते हैं कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आप निकल कर आ जाएगा आपका नेट एक्सपोर्ट। इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ये 4 कंपोनेंट्स बनकर आपका एग्रीगेट डिमांड बनता है। तो एक 4 नंबर के लिए न्यूमेरिक एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज 4। ठीक है, प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, और चौथा है नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, आप ध्यान दें, अगर नेशनल इनकम के अंदर आपने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा होगा, तो एक्सपेंडिचर मेथड के भी कंपोनेंट्स यही हैं। इसी तरह से एग्रीगेट डिमांड के भी सेम आंसर आप लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन से 2 फायदे हो सकते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स भी आपको लर्न हो जाएंगे और एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स भी आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब हमारे सिलेबस में एग्रीगेट डिमांड में सिर्फ ये 2 कंपोनेंट्स को लिया गया है। कौन से? सिर्फ और सिर्फ कंजप्शन एक्सपेंडिचर को लिया गया है और इन्वेस्टमेंट को लिया गया है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली समझते हैं। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे हम, जिसमें हम Y मतलब इनकम Y से डिनोट होती है, C मतलब कंजप्शन, ठीक है, I मतलब इन्वेस्टमेंट। थोड़ा न्यूमेरिकली हम एग्रीगेट डिमांड निकाल कर समझते हैं। इनकम को 0 से स्टार्ट करेंगे 100 के गैप से। बेटा आप ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर के अंदर आप इनकम को 0 से स्टार्ट करेंगे 100 के गैप से, ये हमेशा ध्यान रखना। तो 100, 200, 300, 400 और 500 और 600। ठीक है,
और कंजप्शन को हम स्टार्ट करेंगे 40 से, ठीक है। बुक के अंदर भी ये शेड्यूल आपको दिया गया है, समझ लीजिए शेड्यूल, ये शेड्यूल बहुत कुछ आपको सिखाएगा। हम कंजप्शन को 40 से स्टार्ट करेंगे 80 के गैप से, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 120, 80 प्लस करेंगे इसमें, तो अगेन 80 प्लस करेंगे, 80 का गैप रखना है हमें, तो ध्यान रखें, ठीक है। 440 और 520, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हम ले लेते हैं 20, जो कि कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक। अब यहां पर हमारा एग्रीगेट डिमांड हम निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला है C प्लस आई। क्या है फॉर्मूला? C प्लस आई। अब C प्लस आई मतलब कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। 40 प्लस 20 या 60 हमारा क्या आ गया बेटा? आपका एग्रीगेट डिमांड आ गया। 120 प्लस 20 140 एग्रीगेट डिमांड आ गया। 220 यहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड आ गया। यहाँ आ गया 300, ठीक है। दोनों को प्लस करना है, सिंपल है बहुत, दोनों को प्लस करना है, ठीक है। ये 460 और ये 540, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड निकल कर आ गई। क्लियर है बेटा? ये शेड्यूल मैंने आपको समझा दिया, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें सीखना बाकी है। आप यहां देखें कि जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर भी खर्च हो रहा है। जीरो लेवल की इनकम के ऊपर हाउ इट इज पॉसिबल के फर्स्ट 40 रुपीज कंजप्शन हो गया। तो ये पैसा हम कहां से ला रहे हैं? जब हमारी इनकम ही जीरो है तो 40 रुपीज का एक्सपेंसेस हम कहां से फुलफिल कर रहे हैं? तो बेटा इस जो भी कंजप्शन जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर किया जाता है उसके हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंजप्शन विच इज डन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। क्लियर है बेटा? तो एक पैसा हमने कहां से लाया बेटा? हमारी कुछ पिछले महीने की कुछ सेविंग्स होगी, वो सेविंग्स में से हमने कुछ पैसा निकाल कर, जब हमारी इनकम जीरो हुई तो हमने सेविंग्स को यूज किया हमारी खर्च को पूरा करने के लिए। तो इसको हम डिस सेविंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? डिस सेविंग। ध्यान रखना बेटा। इसी तरह से जीरो लेवल ऑफ इनकम है, फिर भी 20 रुपीज हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो ये भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट विच इज डन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये पैसा आपने कहां से लाया? ये पैसा हो सकता है आपने आपकी सेविंग्स में से लिया हो या आपने किसी से बोरो किया हो। आप यूजुअली इस चैप्टर को समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि हमने हमारी सेविंग्स को यूटिलाइज किया है। सेकंड लेवल ऑफ इनकम पे हम देखें कि हमारी इनकम 100 है, लेकिन फिर भी खर्चे हमारे ज्यादा हैं। इनकम इज लेस देन कंजप्शन। यहाँ पे भी सेम था, कंजप्शन ज्यादा था और इनकम कम थी। सेकंड लेवल पर भी कंजप्शन ज्यादा है, इनकम कम है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पर भी हमने क्या किया है? डिस सेविंग किया है। क्या किया है बेटा? हमने यहाँ पर दोनों जगह सेविंग्स को यूज किया है, ठीक है। अब जिस तरह से आपकी इनकम देखिए, इनकम आपकी 100, 200, 300, 400, 500, 600 इनकम आपकी बढ़ते जा रही है। इधर भी आप देखें कि आपके खर्चे भी रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ते जा रही है आपके कंजप्शन के कंपैरिजन में यहाँ देखें आपके यहाँ पर y इक्वल टू सी। क्या हो गया बेटा? यहाँ y इक्वल टू सी, कंजप्शन और इनकम दोनों बराबर हो गए। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलेंगे इस पॉइंट को? हम ब्रेक इवन पॉइंट। अभी मैं डायग्राम बनाकर आपको बताऊंगा कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ठीक है। अभी यहाँ आप समझ लें इसको, ठीक है। y इक्वल टू सी मतलब यहां पर इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर हो गए। इसी तरह से देखिए इनकम बढ़ते जा रही है, कंजप्शन भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन अब हमारी इनकम ज्यादा है और कंजप्शन कम है। इनकम ज्यादा है और कंजप्शन कम है, तो यहां से हमारी हम कह सकते हैं कि हमारी सेविंग स्टार्ट होना शुरू हो गई। कि हमारी यहां से क्या हो गई बेटा? सेविंग स्टार्ट होना शुरू हो गई। ये दो लेवल के ऊपर हमने क्या किया बेटा? डिस सेविंग किया है। क्या किया है हमने? डिस सेविंग किया है। और ये जीरो लेवल ऑफ इनकम को हम यहाँ पे ऑटोनोमस कंजप्शन कहेंगे। इस 40 को हम क्या कहेंगे बेटा? ऑटोनोमस कंजप्शन, ठीक है। और इसी तरह से इसको हम क्या कहेंगे? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जो जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया हो उसको हम बोलेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम को देख लेते हैं, डायग्राम समझ लेते हैं कि डायग्राम को हमें किस तरह से बनाना है। चलिए देखते हैं डायग्राम जस्ट हमारा।
स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले लीजिएगा आप इसका। अब मैं यहाँ पे आपको डायग्राम थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस आ गई, ये हमारी x एक्सिस आ गई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब ये देखिए, ये हम 20 से स्टार्ट करेंगे हमारा इन्वेस्टमेंट को हम I से डिनोट कर रहे हैं। ये पैरेलल टू द x एक्सिस रहेगा, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ये C का जो कर्व है ये अपवर्ड स्लोप होगा। क्या होगा बेटा? ये जो C हमारा जो बनेगा ये अपवर्ड स्लोप बनेगा। क्या बनेगा? अपवर्ड स्लोप बनेगा। क्यों बनेगा? उसका भी रीजन अब देखिए, यहाँ 40 से स्टार्ट हुआ, इसी तरह से एग्रीगेट डिमांड भी आप देखें कि ये भी अपवर्ड पोजीशन में जाएगा, ठीक है। ये दोनों अपवर्ड पोजीशन में जाएंगे। क्यों? सी कंजप्शन अपवर्ड पोजीशन में क्यों जा रहा है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट 40 से है। क्यों? क्योंकि इसका यहां से लेकर यहां, इसको बोलेंगे हम ऑटोनोमस कंजप्शन। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? कंजप्शन हमारा 40 के लेवल से स्टार्ट हो रहा है। लेवल ऑफ इनकम हमारी क्या है? 0 है, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है 40 से, तो ये एरिया को हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। और ऑटोनोमस कंजप्शन को हम सी बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? सी बार से डिनोट करते हैं। अब आप यहां देखें कि ये जो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये क्यों बढ़ता जा रहा है? कि इनकम भी बढ़ रही है, साथ साथ में खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आप देखें कि एक कांस्टेंट रेट से हमारा कंजप्शन जो है बढ़ता जा रहा है। देखिए 80 के गैप से आपका कंजप्शन बढ़ता जा रहा है। इनकम 100 के गैप से बढ़ रही है और कंजप्शन 80 के गैप से बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट आप देखें कि इनकम हमारी ज्यादा हो गई और खर्चे हमारे कम हो गए। तो बेटा ये डायग्राम बनाकर यहाँ पे 4-5 पॉइंट आपको, ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका डिस्कस कर देना है, ये अपवर्ड क्यों जा रहा है ये डिस्कस कर देना है। तो ये समझ के चलें कि अगर आपको एग्रीगेट डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए आए तो आप शेड्यूल बना के एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन देके, डायग्राम बनाकर, एक्सप्लेनेशन देकर आप अच्छे खासे यहाँ से मार्क्स गेन कर सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड में बेटा इतना ही है, ठीक है। फिर से रिकॉल कर देते हैं, हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड के बेटा 4 कंपोनेंट्स हैं। प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्स माइनस हम मतलब टोटल ऑल ओवर दी एक्सपोर्ट माइनस दी ऑल ओवर दी इंपोर्ट। आप माइनस करेंगे तो आपका नेट एक्सपोर्ट निकल कर आ जाएगा। शेड्यूल न्यूमेरिकली अगर हम देखें तो हमें सिर्फ ये 2 मॉडल पे काम करना है, सी प्लस आई पे काम करना है। थ्योरेटिकल पोर्शन में आप इसको लर्न कर ले, लेकिन जब आप शेड्यूल के हिसाब से जाएंगे तो सिर्फ हमें सी और आई ही सिलेबस में है हमारे। ओवरऑल ये 2 सिलेबस में नहीं है हमारे। तो इस तरह से आप शेड्यूल को बनाकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब है हमारा नेक्स्ट एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई को भी हम समझ लेते हैं। मैं बोर्ड रफ कर रहा हूं। चलिए, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई जो हम इसको एएस से डिनोट करते हैं और इसके कंपोनेंट्स हैं सी प्लस एस। सी प्लस एस, सी मतलब कंजप्शन, एस मतलब सेविंग। इसके 2 ही कंपोनेंट है, सी कंजप्शन और एस मतलब सेविंग। इसको भी न्यूमेरिकली हम समझ, ये एग्रीगेट सप्लाई का थोड़ा सा समझ लीजिए कि सप्लाई मतलब जो प्रोड्यूसर मार्केट के अंदर जो माल सप्लाई कर रहे हैं वो हमारी सप्लाई होती है, ठीक है। इसी तरह से ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो जो भी माल सप्लाई कर रहे हैं उनकी टोटल वैल्यू हम कह सकते हैं कि हमारी क्या है? एग्रीगेट सप्लाई है। इसको न्यूमेरिकली समझने के लिए हम वही शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है। शेड्यूल में इनकम वाई से डिनोट होती है, हम 0 से स्टार्ट करेंगे 100 के गैप से, ठीक है। ये बेटा ये जो शेड्यूल हमने अभी डिस्कस किया ये आप इसको बाय हार्ट याद कर लें। ये ओवरऑल आपके चैप्टर के अंदर काम आने वाला है।
सी मतलब कंजप्शन, हम इसको 40 से स्टार्ट करेंगे, 80 गैप से। ये आप रट लें तो बेहतर है बेटा, इसको मेमोराइज कर लें आप। ठीक है, 80 के गैप से। अब देखिए बेटा ये एस कैसे निकलेगा, सेविंग कैसे निकलेगा। सेविंग का फॉर्मूला है, मैं यहां लिख देता हूं कि सेविंग का फॉर्मूला है y माइनस सी। सेविंग का फॉर्मूला है y माइनस सी। अब यहां देखें, पहले लेवल के ऊपर इनकम हमारी 0 है और कंजप्शन कितना है 40, तो हम कह सकते हैं कि हमारी सेविंग कितनी हुई -40। कितनी हुई -40। तो सर माइनस सेविंग -40 कैसे हो सकती है? तो बेटा इस तरह से उसको समझ लो कि जब हमारी 0 लेवल ऑफ इनकम थी, फिर भी हमने 40 रुपए कंज्यूम किया, तो वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा हमने सेविंग्स को यूटिलाइज किया, मतलब आपकी सेविंग क्या हो गई? कम हो गई। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस की साइन हम यहाँ लगा रहे हैं। इसी तरह से 100 माइनस 120, तो आप -20 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए y इक्वल टू सी है, तो सेविंग कुछ भी नहीं है, इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर है, तो सेविंग्स आपकी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रही है। अब देखिए 3 माइनस इनकम 300 है, कंजप्शन 280 है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि 20 रुपए की हमें यहाँ पर सेविंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखें इनकम माइनस कंजप्शन यहाँ करेंगे तो 40 रुपीज की आपकी सेविंग हो रही है। 400 रुपए की इनकम है, 360 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो आप कह सकते हैं 40 रुपए का हमारा यहाँ पर सेविंग हो रही है। इसी तरह से यहाँ पर आप 60 रुपीज की सेविंग्स हो रही है और यहाँ पर 80 रुपीज की आपकी सेविंग हो रही है। ये शेड्यूल को आपको, इससे पहले वाला भी जो शेड्यूल है उसको भी आप लर्न कर लें, इसको भी आप लर्न कर लें। इजी है, बस आपके दिमाग में लगाना है कि इनकम को स्टार्ट करना है 0 से 100 के गैप से, कंजप्शन को स्टार्ट करना है 40 से 80 के गैप से, तो आपके लिए सब आसान हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ये हमने शेड्यूल यहाँ देख लिया। अब इसको थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम है यहाँ पर जो है कि यहाँ पर एक्सपेंस कंजप्शन ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर दोनों बराबर हो गए इनकम और एक्सपेंसेस। यहाँ से फिर इनकम हमारी बढ़ रही है, इतने एरिया में इनकम ज्यादा है, कंजप्शन कम है, तो आप कह सकते हैं कि हमारी सेविंग्स स्टार्ट हो रही है। हमारी यहाँ पर क्या हो रही है? सेविंग्स हो रही है। देखिए आप यहाँ कह सकते हैं कि आपकी यहाँ पर सेविंग हो रही है। जब हमारी इनकम कम थी, खर्चे ज्यादा थी, तो यहाँ हमारी क्या हो रही है? डिस सेविंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है? सेविंग हो रही है। क्लियर है? डायग्राम भी देख लीजिए बेटा इसका। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया, ये हमारा वाई एक्सिस आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अब ये सेविंग कर्व बनाना है, तो एक्चुअली ये नेगेटिव क्वाड्रेंट से स्टार्ट होगा, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ पे -20 और यहाँ पे लिखेंगे -40। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। आपको एक्सप्लेनेशन में इसका शायद डायग्राम का एक्सप्लेन करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट यही आएगा कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट आएगा यहाँ से -40 से, और 40 से स्टार्ट होते होते ये अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये जो पोर्शन आएगा, ये पोर्शन आएगा बेटा डिस सेविंग का। क्या आएगा? डिस सेविंग, क्योंकि यहाँ पर सेविंग नहीं हो रही है। देखिए ये इतना पोर्शन है। अब देखिए यहाँ पर हमारा y इक्वल टू सी हो गया, इसका मतलब यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए, तो सेविंग क्या हो गई? यहाँ 0। तो ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है ये इसको हम बोल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोल सकते हैं इसको? ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये आपका आ गया बेटा ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको हम BEP शॉर्ट के अंदर बोल सकते हैं। अब यहाँ से ये अपवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनकम भी बढ़ रहा है, कंजप्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ हमारी सेविंग्स क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है। क्या हो रही है बेटा? सेविंग्स स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारा क्या आ गया? यहाँ से हमें सेविंग होना चालू हो गई। इतना ही है बेटा एग्रीगेट सप्लाई के अंदर। छोटा से छोटे टॉपिक्स हैं। एग्रीगेट डिमांड तैयार कर लें आप, एग्रीगेट सप्लाई तैयार कर लें, थ्योरी आपको तैयार करना पड़ेगी, नोट्स आपको बनाना पड़ेंगे। इसके अंदर डायग्राम और ये शेड्यूल को आप आपके आंसर में इंक्लूड करेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, आपकी बुक में भी अवेलेबल है। अगर आप बुक प्रेफर करते हैं तो बेटा संदीप गर्ग की जो बुक है धनपत राय पब्लिकेशन, बहुत अच्छी बुक है, वो आप इसको प्रेफर करें इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, दूसरी बुक्स भी अच्छी हैं, लेकिन मेरी राय है कि आप संदीप गर्ग की बुक प्रेफर करें। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजप्शन फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है कंजप्शन फंक्शन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ये 6 नंबर के अंदर एक क्वेश्चन आता है। कंजप्शन फंक्शन थोड़ा लॉन्ग है लेकिन अच्छा है, इजी टू अंडरस्टैंड है। आप एक बार इसको समझ लें, नोट्स प्रिपेयर करके रख लें, आप आसानी से इस क्वेश्चन के अंदर नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, कंजप्शन फंक्शन को हम बोलते हैं, दूसरा एक वर्ड है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब हमारी खर्च करने की ताकत को हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। कंजप्शन फंक्शन को हम डिनोट करते हैं सी से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एफ मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, जो हमारा कंजप्शन फंक्शन होता है वो हमारी इनकम और कंजप्शन की फंक्शनल रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है, रिप्रेजेंट करता है। किसको? कंजप्शन की और इनकम के जो एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसको डिटरमाइन करता है, जिसको हम बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन। वही शेड्यूल से हम समझते हैं जिससे हम अभी समझते आ रहे हैं। जैसे इनकम को स्टार्ट करेंगे हम 0 से। ठीक है, 100 के गैप से। ठीक है बेटा, 0, 300, 200, 300, 400, 500 और 600। कंजप्शन को स्टार्ट करते हैं हम बेटा 40 से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 40 से 80 के गैप से। ये आपको याद रखना है बेटा। तो 280, 360, 440 और 520। ठीक है, ये हो गया हमारा कंजप्शन। चलिए, अब देखिए, ये तो आप सब जानते हैं, 0 लेवल के ऊपर जो कंजप्शन है इसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहेंगे। और यहाँ पर इनकम ज़्यादा है, इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी सेविंग्स हो रही हैं। ये y=c है, ये सब मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाली बात आपका शेड्यूल है। आप यहाँ से देखें कि इसको किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। डायग्राम बना के देख लेते हैं इसको। हमारी एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, कंजप्शन जो स्टार्ट होता है वो इस तरह से स्टार्ट होता है, 40 से स्टार्ट हो रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जो कि हमारा सी है। और ये हमारा 40 से स्टार्ट हो रहा है, कंजप्शन कर्व है। इनकम हमारा 0 से स्टार्ट हो रही है, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरह से मूव होगी, ये हमारी इनकम है। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये जो पोर्शन है हमारा, इस पोर्शन को हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, जिसको हम बोलेंगे सी बार। किससे डिनोट करते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन को? सी बार से डिनोट करते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा जो पोर्शन आ रहा है, ये दोनों वाला पोर्शन जहां हम डिसेविंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ? डिसेविंग। हमारी इनकम कम है और खर्चे ज्यादा है। यहाँ जो हो रहा है y=c हो रहा है, मतलब ये कौन सा पॉइंट है? ब्रेक इवन पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये? ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ इंटरसेक्टिंग जहां कर रहे हैं दोनों, इनकम कर्व और कंजप्शन कर्व जहां इंटरसेक्ट करेंगे उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे, जो कि ये है, ये दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखिए, यहाँ से भी इनकम हमारी बढ़ते जा रही है, खर्चे भी हमारे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक बात आप देखें कि हमारी इनकम ज्यादा है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? सेविंग स्टार्ट हो रही है। क्या हो रही है बेटा यहाँ से? तो ये जो पोर्शन आ रहा है हमारा क्या कहलाएगा कि यहाँ से हमारी क्या हो रही है? सेविंग स्टार्ट हो रही है। आप ये डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट आप बता सकते हैं कि इन कंजप्शन कर्व 40 से स्टार्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन। इनकम हमारी 0 लेवल से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, दोनों यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, तो उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। After the break even point, income and consumption both are increases, but income is more than the consumption. Okay, हमारा टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको समझ लीजिए बेटा। बड़ा अच्छा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसमें 2 टाइप्स हैं। पहला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या है बेटा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दूसरा टॉपिक है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, डेफिनेशन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है, ये हमारी जो रेगुलर इनकम होती है, हम उसमें से कितना खर्च कर रहे हैं, वो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाता है। अगर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करें तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वो हमारी एडिशनल इनकम में से हम कितना खर्च कर रहे हैं, वो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। ठीक है बेटा, बस इतना ही फर्क याद रखना है कि एवरेज मतलब रेगुलर इनकम और मार्जिनल मतलब एडिशनल इनकम। ठीक है, इसको बोर्ड पे थोड़ा समझते हैं। एपीसी, पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम डिनोट करते हैं एपीसी से। किसे डिनोट करते हैं? एपीसी से। इसका फॉर्मूला है बेटा कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम। कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम। ठीक है, हम हमारी फॉर एग्जांपल अगर हमारी रेगुलर इनकम 100 है, हमारी अगर रेगुलर इनकम 100 है, हमने 100 रुपीज खर्चा कर दिए, तो हमारा एपीसी क्या आएगा? इक्वल टू 1। ये 100 से 100, 100 से 100 कट हो जाएगा, इक्वल टू 1 आएगा। अगर इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं कि अगर मेरी रेगुलर इनकम 100 रुपीज है और मैंने 80 रुपीज ही कंज्यूम किया है, तो मेरा एपीसी कितना आएगा? 0.80। एग्री और नॉट? ठीक है, अगर मेरा रेगुलर इनकम 100 है, मैंने सिर्फ 70 रुपीज खर्च किया, तो मेरा एपीसी आएगा 0.70। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरा रेगुलर इनकम 100 रुपीज है और मैंने 0 रुपीज खर्च किया, तो मेरा एपीसी कितना आएगा बेटा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो इस तरह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सॉरी, यहाँ पर कुछ ना कुछ कंजप्शन तो हम करना ही पड़ता है। ठीक है, एपीसी जो होता है ऑटोनोमस कंजप्शन होता है। हम हमारी रेगुलर इनकम को पूरा सेव नहीं कर सकते। देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी हमको कंजप्शन करना है, कंजप्शन हो जाता है, तो जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। तो वी कैन नॉट सेव ऑल ओवर आवर रेगुलर इनकम। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखना बेटा कि थोड़ा सा यहाँ मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एपीसी की कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको आप अच्छे से समझ लें। इसको यहीं समझ लेते हैं, हमारे पास शेड्यूल बना हुआ है। ठीक है, एपीसी हम यहाँ निकाल लेते हैं। एपीसी का फॉर्मूला होता है C/Y। पहले लेवल पे तो कुछ नहीं आएगा बेटा, कंजप्शन हमारा 40 है, 0 हमारी इनकम है, तो वहाँ कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारा कंजप्शन है 120 और इनकम है 100, तो एपीसी हो गया हमारा 1.20। ठीक है, यहाँ देखिए हमारा कंजप्शन था 200 और इनकम थी 200, तो एपीसी हो गया हमारा 1। ठीक है, यहाँ देखिए हमारा कंजप्शन है 280 और इनकम है 300। इनकम कितनी है बेटा? यहाँ 300, तो एपीसी हमारा कितना हो गया? आप देखें, डिवाइड करें इसको, तो एपीसी समथिंग 0.93 के आसपास आएगा, 0.93 के आसपास आएगा। यहाँ देखिए हमारी कंजप्शन है 360, इनकम है 400। ठीक है, हमारा ये लगभग 0.90 के आसपास आएगा। आप देखें कि एपीसी जो है गिरता चला जा रहा है। क्या हो रहा है बेटा? गिरता चला जा रहा है। तो इसकी जो कंडीशंस हैं, इस पे से जो अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स भी बन सकते हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशन है एपीसी इज मोर देन 1। क्या एपीसी 1 से बड़ा हो सकता है? एपीसी कैन बी मोर देन 1। यस, एपीसी कैन बी मोर देन 1 हो सकता है। एपीसी 1 से बड़ा हो सकता है। कब होगा? कब होगा बेटा? जब हमारी इनकम कम और खर्चे ज्यादा हो। कब होगा बेटा? जब हमारी यहाँ हो रहा है ना बड़ा, तो देखिए यहाँ इनकम कम है और खर्चे ज्यादा है। तो यस, एपीसी कैन बी मोर देन 1 व्हेन इनकम इज लेस देन कंजप्शन। सेकंड कंडीशन यहाँ बन सकती है कि एपीसी क्या इक्वल टू 1 हो सकता है? यस, एपीसी कैन बी इक्वल टू 1 हो सकता है। कब होगा बेटा? जब हमारा इनकम और कंजप्शन दोनों क्या हो? बराबर होगा, तो हमारा एपीसी इक्वल टू 1 होगा। एपीसी लेस देन 1 हो सकता है क्या? यस, एपीसी कैन बी लेस देन 1। कब होगा? जब हमारी इनकम ज्यादा हो और कंजप्शन कम हो, तो एपीसी कैन बी लेस देन 1।
ठीक है बेटा, और कोई कंडीशन है यहाँ पर? एपीसी इज मोर देन 1 हो गया, एपीसी इज इक्वल टू 1 हो गया, एपीसी इज लेस देन 1 हो गया, ठीक है। एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, आप देखिए एपीसी आपका गिरता जा रहा है, क्यों? जैसी जैसी आपकी इनकम बढ़ते जाएगी एपीसी आपका क्या होगा? कम होता जाएगा। हाँ, एक और बात यहाँ मैं आपको बता दूं, एक कंडीशन और मैं आपको बता दूं कि एपीसी जो होता है कैन नेवर बी जीरो। क्या होता है बेटा? एपीसी कैन नेवर बी जीरो। एपीसी कैन नेवर बी जीरो। एपीसी कभी भी जीरो नहीं होने का, क्यों? बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन, वी कैन नॉट सेव ऑल ओवर आवर रेगुलर इनकम, ठीक है। तो एपीसी कैन नेवर बी जीरो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ दिया हूं, इस पे आपको ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है या एक रेगुलर क्वेश्चन 4 नंबर 3 नंबर में भी आपको बन सकता है। आप ये कंडीशंस को याद रखें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। चलिए अब बात करते हैं बेटा हम, इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं ताकि हमारे पास जगह हो जाए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। वो क्या है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा एमपीसी। एमपीसी को जो नोट करते हैं हम डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, ठीक है। एमपीसी की बात करते हैं, मतलब हमारी एडिशनल इनकम। एडिशनल इनकम हमारी रेगुलर नहीं होती, कई कबार हमने कोई काम कर दिया होगा जिसके बदले हमको पैसा मिल गया। एडिशनल इनकम जैसे फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ, मेरी जो रेगुलर सैलरी आती है वो मेरा एपीसी हो गया, मेरी रेगुलर इनकम है। फॉर एग्जांपल मैं प्रैक्टिकल लेने चला गया या मैं वैल्यूएशन के लिए चला गया, तो वहां से जो मुझे एडिशनल इनकम जो होगी वो कभी कभार होती, साल में एक बार होती है, ठीक है। तो वो मेरी कौन सी हो गई? एडिशनल इनकम, ठीक है। एमपीसी की जब भी हम बात करेंगे तो वो हमारी एडिशनल इनकम होगी। इसको हम देख लेते हैं, इसको यहाँ पे फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, इसको यहाँ रफ कर लेते हैं। चलिए एडिशनल इनकम थोड़ा निकालने में परेशानी आती है स्टूडेंट्स को, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, ठीक है। पहले लेवल के ऊपर कुछ नहीं होगा बेटा। डेल्टा सी के लिए आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला जो कंजप्शन है इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो 120 में से अगर आप 40 माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा? डेल्टा सी 80 आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप क्या निकालना है? डेल्टा वाई। डेल्टा वाई आपको 100 में से 0 माइनस करोगे आपके पास आएगा 100, तो आपका एमपीसी हो गया 80। कितना हो गया बेटा? 80। अब देखिए यहाँ से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी आपका डेल्टा सी कितना आएगा? 80, ठीक है। 200 में 120 माइनस करेंगे, आपका डेल्टा सी कितना आएगा? 80। इसी तरह से आप 200 में से 100 माइनस करेंगे तो आपका 100 आएगा और आंसर आएगा 0.80, ठीक है। इसमें सब में कांस्टेंट रेट से एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आपका जो एमपी जो आपका कंजप्शन है वो 80 के गैप से बड़ा है, तो सब के अंदर जो हमारा आंसर आएगा 0.80 आएगा। आप अगर करके देख लें आपको 0.80 ही इसका आंसर मिलेगा। ये हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि सब जगह 0.80 है तो 0.80 होगा, नहीं। जैसी जैसी कंजप्शन चेंज होगा, दूसरे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, अगर आपका कंजप्शन चेंज होगा तो ये 0.80 जगह कुछ और आ सकता है, हर लेवल के ऊपर अलग अलग आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखें कि एमपीसी की जो हमारी कंडीशंस हैं, एमपीसी जो होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में उसकी वैल्यू ट्रांसफर होते रहती है। इसको समझते हैं। एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा वाई। फॉर एग्जाम्पल मेरी एडिशनल इनकम है 100 रुपीज, ठीक है। मेरी एडिशनल इनकम है 100 रुपीज, मैंने उसको पूरा खर्चा कर दिया तो मेरा एमपीसी आ गया 1। यस, बिल्कुल सही बात। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एडिशनल इनकम है 100 और मैंने कुछ भी खर्चा नहीं करा तो मेरा आंसर आया 0, मेरा आंसर आया 0। इसका मतलब ये हुआ कि एमपीसी की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में ही रहेगी, 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर से समझा देता हूं कि एडिशनल इनकम मेरी, फॉर एग्जांपल एडिशनल इनकम मेरी 100 रुपए थी, मैंने पूरा खर्च कर दिया तो मेरा एमपीसी आया 1। इसी तरह से मेरी एडिशनल इनकम थी 100, मैंने उसको पूरा सेव कर लिया,
हाँ, एडिशनल इनकम को हम पूरा पूरा सेव कर सकते हैं, रेगुलर इनकम को हम पूरा सेव नहीं कर सकते। ये हम एडिशनल इनकम की बात कर रहे हैं। तो मेरा एमपीसी आया 0, तो एमपीसी की जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। 1 से एमपीसी की जो वैल्यू है, एमपीसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये कभी भी 1 से बड़ा नहीं होने का। क्यों? क्योंकि हम हमारी इनकम जो एडिशनल इनकम है 100, तो हम यहाँ पर 120 रुपए सेव नहीं कर, कंजप्शन नहीं कर सकते। जितनी एडिशनल इनकम है हम उतना ही खर्च कर सकते हैं, इनकम से ज्यादा हम खर्च नहीं कर सकते। जब भाई मेरी एडिशनल इनकम 100 रुपए, तो मैं 120 रुपए कैसे खर्च कर सकता हूँ? एडिशनल इनकम के मामले में जितनी हमारी एडिशनल इनकम है उससे ज्यादा हम खर्च नहीं कर सकते। सो एमपीसी कैन नॉट बी मोर देन 1। क्लियर है आपको? इसीलिए मैं कहता हूं कि एमपीसी की जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में ही आपकी सफर करेगी, इसके आगे 1 के आगे नहीं जाएगी, 0 से नीचे नहीं जाएगी। आप ध्यान में रखें इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ सकता है, एक पॉइंट है इसके अंदर कि एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन रिच। कैसे? भाई एमपीसी जो होती है पुअर की वो ज्यादा होती है रिच से, कंपैरिजन टू रिच। कैसे? भाई जो पुअर की जो एडिशनल इनकम होगी वो पूरी की पूरी वो खर्च कर देगा, क्योंकि उसकी रेगुलर इनकम इसको सफिशिएंट नहीं पड़ती, इसलिए एडिशनल इनकम वो कहां से सेव करेगा। तो अगर वो पूरी अपनी एमपीसी खर्च, एडिशनल इनकम को खर्च कर दे रहा है, तो उसका एमपीसी कितना आएगा? पुअर का एमपीसी आ जाएगा 1। और रिच की रेगुलर इनकम ही सफिशिएंट होती है, इसलिए वो अपनी एडिशनल इनकम को पूरा पूरा सेव कर सकता है, ठीक है। अगर उसकी रिच की एडिशनल इनकम है 100, उसने पूरा पूरा सेव कर लिया, मतलब कंजप्शन 0, तो उसकी एमपीसी 0 होगी। इसलिए आपको जो बुक के अंदर आप देखें डिस्क्रिप्शन में आपको एक पॉइंट दिया हुआ है कि एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन रिच, वो इसीलिए दिया है कि रिच जो होता है वो अपनी एडिशनल इनकम को पूरा पूरा सेव कर सकता है, लेकिन पुअर अपनी एडिशनल इनकम को पूरा पूरा सेव नहीं कर सकता। इसलिए एमपीसी जो रिच का होगा वो काम आएगा पुअर के कंपैरिजन में। ये बेटा आपका मैंने पूरा पूरा कंजप्शन फंक्शन आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ये 6 नंबर का टॉपिक है बेटा, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत काम का टॉपिक है। इसके अंदर आप थ्योरी नोट्स तैयार कर लें, ठीक है। बाकी तो न्यूमेरिकल मैंने आपको समझा दिया है, डायग्राम भी मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेविंग फंक्शन। भी मैं आपको आज इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देता हूं ताकि आपको रिवीजन करने के लिए आसानी हो जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग फंक्शन, ठीक है। सेविंग फंक्शन आप देख लें। सेविंग फंक्शन को हम डिनोट करते हैं बेटा एस से, इसको हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। सेविंग फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? और प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब हमारी सेव करने की ताकत या क्षमता, हम हमारी रेगुलर इनकम में से कितना सेव कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। चलिए इसको डिनोट करते हैं। सेविंग फंक्शन एस से डिनोट होता है, एफ मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ वाई ऑफ इनकम, मतलब सेविंग फंक्शन डिटरमाइन द रिलेशन, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। आप और अच्छी थ्योरी इसमें नोट कर सकते हैं, आपकी बुक के अंदर से बहुत अच्छा आप नोट्स वहां से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी शेड्यूल से समझ लेते हैं। इनकम को स्टार्ट करते हैं हम वाई से, 0 से स्टार्ट करेंगे 100 के गैप से, 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। ट्रांजैक्शन ले लेंगे एज इट इज, जैसा हम अभी तक के पढ़ते आ रहे हैं। 40 से स्टार्ट करेंगे, 80 के गैप से, 280, 440 और 5 ये गलत हो गया, 520। चलिए अब यहाँ पे सेविंग हम लेकर आएंगे। सेविंग कैसे आएगी? मैंने आपको बताया कि सेविंग कैसे आएगी बेटा, y माइनस सी।
तो ये आ जाएगा यहाँ पे -40, -20, 0, 20, 40, 60, 80। मैंने इससे पहले भी आपको समझा चुका हूँ सेविंग, जब हम एग्रीगेट सप्लाई वहाँ पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया है किस तरह से ये निकलेगा। ठीक है बेटा, ये आपका सेविंग्स मैंने निकाल कर आपके सामने रख दिया है, आपको सब मालूम है यहाँ पर। ठीक है, डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ। चल डायग्राम देख लीजिए, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सेविंग फंक्शन स्टार्ट होता है निगेटिव क्वाड्रेंट से, इसलिए हमें नीचे ही बनाना पड़ता है। वो स्टार्ट होगा निगेटिव क्वाड्रेंट से, इस तरह से स्टार्ट होगा और यहाँ से वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो पोर्शन आएगा तो इस पोर्शन को हम बोलेंगे बेटा डिससेविंग। क्या बोलेंगे हम उसको? डिससेविंग। और यहाँ आपका जो हो रहा है s इक्वल टू 0 है, इसका मतलब y इक्वल टू सी है। ठीक है, y इक्वल टू सी मतलब ये पॉइंट है आपका इस लेवल के ऊपर। ठीक है, और ये जो पोर्शन आ रहा है आपका, ये पोर्शन को डिनोट करता है। यहाँ पर आपकी क्या हो रही है? सेविंग हो रही है। एक्सप्लेन भी मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दिया हूँ आपको, देख लीजिएगा। ठीक है, सेविंग फंक्शन आपका क्या होता है? फंक्शनल, इट डिटरमाइंस या इट रिप्रेजेंट द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है कि हम हमारी रेगुलर इनकम में से हम कितना सेव कर सकते हैं, हम हमारी सेव करने की कितनी क्षमता है, हमारी रेगुलर इनकम में से कितना सेव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसी तरह से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है हम हमारी एडिशनल इनकम में से कितना सेव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, इसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को हम डिनोट करते हैं एपीएस से। इसका फॉर्मूला है एस बाय वाई, इसका फॉर्मूला है एस बाय वाई। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी रेगुलर इनकम है 100, अगर मैं 100 के 100 मैंने सेव कर दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा सेव नहीं कर सकते। जैसे आपने कुछ 80 रुपीज़ फॉर एग्जांपल आपने 20 रुपीज़ सेव किया। कितना सेव किया? 20 रुपीज़ सेव किया। ठीक है, तो आपका एपीएस जो हो गया 0.20 हो गया। ठीक है, अगर आपने आपकी रेगुलर इनकम 100 रुपीज़, आपने 40 रुपीज़ सेव किया, तो आपका एपीएस हो गया 0.40। ठीक है, इसी तरह से ये आपका जो शेड्यूल है, यहाँ हम शेड्यूल से एपीएस निकालते हैं, निकालकर समझाते हैं, जिससे और भी आपको सारी कंडीशंस क्लियर हो जाएंगी एपीएस। ठीक है, एपीएस का फॉर्मूला होता है एस बाय वाई। क्या होता है एपीएस का फॉर्मूला? एस बाय वाई। अब देखिए, ये एस पहले लेवल के ऊपर तो कुछ नहीं होगा। यहाँ देखते हैं कि हमारा एस कितना होगा। एस कैसे निकलता है? आपके सामने है -20 डिवाइडेड बाय इनकम कितनी आपकी 100। तो यहाँ आपका ये आ गया 0.20 माइनस में आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो 20 था वो माइनस में था, इसलिए आपका एपीएस भी जो होगा वो माइनस में आएगा। यहाँ आपकी सेविंग 0 है, इनकम है 100, तो आपका एपीएस जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्या होगा? एपीएस 0 हो जाएगा। यहाँ आपका सेविंग्स है 20 और आपकी इनकम है 300, आप डिवाइड करें, लगभग ये आंसर आएगा आपका 0.90 के आसपास आएगा। कितना आएगा देख लेते हैं, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। या लगभग आएगा 0.067 और कितना है आंसर? 0.10। ठीक है, यहाँ आपकी सेविंग है 40 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, यहाँ 0.10 के आसपास आपका आ जाएगा। डिवाइड तो आप भी कर सकते हैं, वो भी करके देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ कुछ कंडीशंस हैं एपीएस की, वो आप देख सकते हैं, उसको मैं समझा देता हूँ आपको। जो इम्पोर्टेंट आपकी जो एपीएस की जो एपीएस कैन नेवर बी इक्वल टू 1। एपीएस 1 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि हम हमारी पूरी इनकम जो रेगुलर इनकम है उसको हम पूरा सेव नहीं कर सकते।
इसीलिए जो है हमारा एपीएस वो इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। ठीक है, एपीएस कैन नेवर बी इक्वल टू 1। और एपीएस दूसरा है एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए हमारी इनकम है 100, तो हम 120 रुपये कहाँ से सेव करें? हम हमारी इनकम से ज़्यादा सेव नहीं कर सकते, इसीलिए एपीएस जो है वो ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकता। ठीक है, एपीएस कैन नेवर बी इक्वल टू 1, पहला कंडीशन जो थी बेटा वो लिख लीजिए, एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? एपीएस कैन बी 0, एपीएस 0 हो सकता है क्या? यस, एपीएस 0 हो सकता है। कब होगा बेटा? जब हमारा इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर होगा, तो उस लेवल पे हमारी सेविंग क्या होगी? 0 होगी। तो एपीएस कैन बी इक्वल टू 0, जाहिर सी बात है हमारी इनकम और कंजप्शन जहाँ बराबर होगा वहाँ आपका 0 हो सकता है। तीसरा पॉइंट आएगा एपीएस का कि एपीएस कैन बी निगेटिव। यस, एपीएस कैन बी निगेटिव हो सकता है। कब? जब हमारी इनकम कम हो और खर्चे ज़्यादा हो। जैसे कि आप यहाँ बात कर सकते हैं कि हमारी एपीएस क्या है? निगेटिव है। कैसे है? क्योंकि हमारी इनकम कम और खर्चे ज़्यादा हैं। आज का मतलब आपने सेविंग किया है, तो आपका एपीसी जो होगा वो निगेटिव हो सकता है। और क्या पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। एपीएस लेस देन 1 हो सकता है। यस, हो सकता है एपीएस लेस देन 1। ठीक है, एपीएस कैन बी लेस देन 1। कब होगा बेटा? जब हमारी इनकम ज़्यादा और खर्चे कम होंगे, तो हमारा एपीएस जो होगा वो लेस देन 1 होगा। क्लियर है बेटा? पांचवी पॉइंट है कि आप देखें कि एपीएस जो है पहले नेगेटिव में था, फिर पॉजिटिव 0 हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो एपीएस जो है, एपीएस जो है राइजेस विथ इंक्रीज इन इनकम। जैसी जैसी आपकी इनकम बढ़ते जाएगी, एपीएस भी आपका बढ़ता चला जाएगा। तो ये कुछ 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एपीएस के बारे में, आप इसको लर्न कर लीजिए। एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। एपीएस कभी 1 और मोर देन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। हम हमारी रेगुलर इनकम को पूरा सेव नहीं कर सकते, इसलिए इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। एपीएस 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, हमारी रेगुलर इनकम है हम उससे ज़्यादा सेव नहीं कर सकते, तो इसलिए एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1। एपीएस 0 हो सकता है। यस, कब? जब हमारा इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर होगा, तो हमारा एपीएस 0 हो सकता है। एपीएस कैन बी नेगेटिव। यस, एपीएस नेगेटिव हो सकता है। कब? जब हमारी इनकम कम और खर्चे ज़्यादा हों, तो एपीएस नेगेटिव हो सकता है। एपीएस कैन बी लेस देन 1। यस, एपीएस 1 से कम हो सकता है। कब? जब हमारी इनकम ज़्यादा हो और खर्चे कम हो, तो एपीएस लेस देन 1 हो सकता है। एपीएस जो होता है वो बढ़ता जाता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वो भी बढ़ता चला जाता है। देखिए आप यहाँ पहले नेगेटिव था, तो 0 हुआ, फिर ये पॉजिटिव हुआ और पॉजिटिव के अंदर ये बढ़ने लगे। तो एपीएस जो है राइजेस विथ इंक्रीज इन इनकम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। ठीक है, तो मैं आपको एमपीएस समझा देता हूँ। एमपीएस देख लेते हैं बेटा। एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस मतलब चेंज इन सेविंग्स। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं मैं आपको यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं निकाल के बताता हूँ एमपीएस। एमपीएस मतलब डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। पहले लेवल तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं इस लेवल के ऊपर डेल्टा एस कैसे। देखिए डेल्टा एस कैसे निकलता है, ये में से, इसमें से नीचे वाले में से ऊपर वाले सेविंग को माइनस करना पड़ेगा।
नीचे वाली सेविंग में से ऊपर वाली सेविंग को माइनस करना पड़ेगा। नीचे वाली सेविंग कितनी, -20 माइनस -40, ठीक है। तो ये माइनस की साइन, -20 माइनस माइनस प्लस प्लस 40, तो 40 में से 20 का 20 पॉजिटिव की साइन आएगी। यहाँ हमारा डेल्टा एस आया 20। देखिए यहाँ पे डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, 0 में से 100 गए 100, तो हमारा जो एमपीएस आया 0.20 आया, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर एमपीएस निकालेंगे, तो ये 0 में से, ठीक है, 20 माइनस करेंगे, तो 0 में से 20 माइनस करें 20, ठीक है, बड़े क्या की साइन आएगी, सॉरी माइनस माइनस 20 है ना, ठीक है, 0 माइनस माइनस 20, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 20/100, तो यहाँ 0.20 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा वो 0.20 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स जो है, सॉरी चेंज हो सकता है, यहाँ पे भी आपका डेल्टा एस जो है वो 20 आएगा, और 100 ये आपका 100 ही आएगा, यहाँ पर भी 20 होगा, ठीक है, 40 में से 20 गए, इनकम भी यहाँ 100 है, हाँ 0.20 ही कांस्टेंट आएगा, क्योंकि आपका एमपीसी जो है वो आपका कांस्टेंट था।